जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो स्पेशल सेशन का ये पार्ट 15 है। अभी तक 14 वीडियो हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स का भी हम डिस्कशन करते हैं। फिर वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है और उसका सही आंसर फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, टू लीव्स एंड अ बड इज टाइप ऑफ प्लकिंग इन। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है दो पत्ती एवं एक कलिका तोड़ी जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के लिए। और जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है टी, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चाय या चाय पत्ती। ठीक है, तो दो पत्ती और एक कलिका ये जो है चाय में बहुत ही फेमस होती है, प्लकिंग की जाती है, तोड़ी जाती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं टी के बारे में, चाय के बारे में हम जान लेते हैं। कैमेलिया स्पीसीज ये होती है और इसको हम क्वीन ऑफ बेवरेज यानी पेय पदार्थों की हम इसको रानी भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है थिएसी। फैमिली के बारे में याद रखना, काफ़ी ज़्यादा पूछता है फैमिली के बारे में। थिएसी इसकी फैमिली होती है। और अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा खपत भी चाय की इंडिया में ही होती है। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है चाय को इन दी वर्ल्ड। यानी कि पूरे विश्व में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चाय का, कंजप्शन भी करता है, कंज्यूमर भी है, और साथ ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको इसको याद रखना है। और इंडिया में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चाय का प्रोडक्शन होता है वो आसाम में होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आसाम के अलावा वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है दार्जिलिंग, यहाँ की चाय भी काफ़ी फेमस होती है। और तमिलनाडु में जो जगह है उसको हम बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ये तीन काफ़ी फेमस जगह हैं चाय के उत्पादन के लिए, तो इनको आपको याद रखना है। और बेस्ट मेथड पूछे प्लकिंग के लिए तो याद रखना टू लीव्स और बड, यानी कि दो पत्तियां और एक कलिका सबसे अच्छा माना जाता है चाय की प्लकिंग के लिए। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट बीट्स पूछ ले यानी कि खरपतवार पूछ ले तो इम्पराटा सिलेंड्रिका लगता है, जिसको हम थैच ग्रास भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे बात हो रही है जेनेटिक कोड इज, यानी जेनेटिक कोड यानी जिसको हम हिंदी में अनुवांशिक कोड भी कहते हैं, उसके बारे में बात हो रही है कि वो किस टाइप का होता है। तो सिंपली आप इसको याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। ये जो जेनेटिक कोड होता है जिसको हम अनुवांशिक कोड भी कहते हैं, ये ट्रिपलेट होता है नेचर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे बात हो रही है इरिगेटेड एरिया की, यानी कि सिंचित क्षेत्रफल की। तो विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इंडिया। अगर हम हिंदी में बात करें तो भारत में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी कई सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये। और जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। जब भी वो हाईएस्ट परसेंटेज में बात करेगा इरिगेटेड एरिया की तो पंजाब ही आंसर होगा, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे बात हो रही है प्लांट हार्मोन्स की। जानते हैं प्लांट हार्मोन्स फंक्शन इन विच, यानी कि पादप हार्मोन किस रूप में कार्य करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। यहाँ पे है इंटरेक्ट विथ वन एनोदर
एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है उनका, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो वातावरण की कंडीशन होती है उनके द्वारा प्रभावित होते हैं, ठीक है। फिर एक्टिव इन प्लांट एम्ब्रियो विद इन सीड्स, ये भी सही है। और इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ये सारे फंक्शन होते हैं प्लांट हार्मोन के, जिसको हम पादप हार्मोन भी कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे बादल के बारे में पूछा है। सीरस क्लाउड्स आर, सीरस ये बादल का एक टाइप है, बादलों का एक प्रकार है जिसको हम सीरस बादल कहते हैं। ये क्या होता है जनरली, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा जो भी सीरस क्लाउड्स होते हैं वो बने होते हैं बर्फ के क्रिस्टल से, यानी कि मेड ऑफ आइस क्रिस्टल्स। ये परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा इस टाइप के प्रश्न या इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे बात हो रही है ऑयल रिकवरी आउट ऑफ 100 kg मस्टर्ड, यानी कि 100 किलोग्राम सरसों से तेल निकलेगा। यहाँ पे ये बात हो रही है कि 100 किलोग्राम वजन के अनुसार सरसों है, ठीक है, उसका वजन है 100 किलोग्राम। तो उससे अगर हमको ऑयल निकालना है, यानी उसके जो बीज हैं उनमें से हमको अगर तेल को निकालना है तो हमको टोटल तेल कितना प्राप्त होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 33 kg, यानी कि आपको पता ही होगा 30 से 35% जो होता है सरसों के जो दाने होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनमें 30 से 35% तक तेल यानी ऑयल परसेंट उसमें होता है, ठीक है। अगर हम 100 किलोग्राम दाना ले रहे हैं उससे अगर हम तेल निकाल रहे हैं, ऑयल की रिकवरी अगर हम कर रहे हैं तो लगभग 33% एवरेज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी कि 30 से 35 kg के आसपास जो है वो ऑयल की रिकवरी होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अच्छे से इनको क्लियर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे बात हो रही है प्लांट ग्रोथ की। ग्रोथ इन प्लांट कैन बी मेजर्ड बाय, यानी पौधों में बढ़वार या वृद्धि नापी जा सकती है। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है कि पौधों की जो वृद्धि होती है, या इसको हम बढ़वार भी कह सकते हैं, वो हम किस यंत्र से नाप सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिस्कोग्राफ। तो पौधों की जो वृद्धि मान लो, या फिर उसको बढ़वार भी हम कह सकते हैं, उसको हम क्रिस्कोग्राफ से नाप सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, यानी केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा करनाल। तो याद रखिएगा जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, जिसको हम इंग्लिश में सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये करनाल में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है डाईबैक ऑफ सिट्रस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि नींबू प्रजातियों में डाईबैक की कमी से होता है। यानी कि जो डाईबैक की समस्या होती है नींबू प्रजातियों में, वो किसकी कमी से होती है, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉपर, ठीक है। याद रखिएगा ये कई सारी परीक्षाओं में पूछता है। अगर वो बोले लिटिल लीफ, लिटिल लीफ भी अगर बोले, ठीक है, लिटिल लीफ यानी कि छोटी पत्ती जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लिटिल लीफ ये भी कॉपर से होता है। और गमोसिस, गमोसिस ये भी आपका कॉपर से होता है। तो यानी डाईबैक, लिटिल लीफ और गमोसिस, ये तीनों समस्याएं जो सिट्रस में होती है यानी कि नींबू वर्गीय प्रजातियों में होती है, तो ये कॉपर से होती है। याद रखिएगा काफ़ी अच्छा बनता है प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पे बात हो रही है BG 372 या पूसा 372 इज अ वेराइटी ऑफ, यानी पूसा 372 या BG 372 किसकी प्रजाति हैं या किसकी वैरायटी हैं, ये इस प्रश्न में बात हो रही है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्राम, यानी BG का मतलब होता है बंगाल ग्राम, चने को हम बंगाल ग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए BG शॉर्ट में लिखा गया है।
और पूसा 372 ये दोनों एक ही वेराइटी हैं और ये ग्राम की या इसको हम चिकपी भी हम कहते हैं, चिकपी या ग्राम या बंगाल ग्राम ये एक ही है और इसकी ये वेराइटी है। और भी कुछ अन्य वेराइटी हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वो बात करता है पूसा 256, ठीक है, इसको बीजी 256 भी कहते हैं, समझ गए होंगे बीजी का नाम बंगाल ग्राम, ठीक है। ये बेस्ट होती है रेन फेड कंडीशन के लिए, वर्षा आधारित जो इलाके होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है ये। और अवरोधी से क्वेश्चन पूछता है वैरायटी में, अगर चने की बात करते हैं तो अवरोधी जो होती है वो बिल्ट रेजिस्टेंस होती है, नाम से ही लग रहा है अवरोधी। अवरोधी जो होती है वो बिल्ट रेजिस्टेंस होती है, ये भी आप याद रखिएगा, कई सारी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। और गौरव एक वेराइटी है, गौरव एक वेराइटी है, इससे भी प्रश्न बनता है, ये एस्कोकाइटा ब्लाइट के लिए ये रेजिस्टेंस होती है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं, इनको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की। तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, यानी कि जैविक खेती का घटक नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई एक या सभी जो जैविक खेती के घटक नहीं माने जाते हैं। तो जानते हैं क्या होगा आंसर। ऑर्गेनिक मैन्योर ये घटक होता है, बायो फर्टिलाइजर्स ये भी घटक होता है, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो ये जैविक खेती का या ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये घटक नहीं होता है। और यहाँ पे ये यही पूछ रहा है कि जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का कौन सा घटक नहीं है, या कंपोनेंट भी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। आप सभी जानते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जिसको हम जैविक खेती भी कहते हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार के रसायन का यानी केमिकल्स का और पेस्टिसाइड्स यानी पीड़कनाशी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। टोटली ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती को करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हम करते हैं, ना कि केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। ये सब चीज़ें जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे बात हो रही है इफ फ्लेरिस माइनर इज डोमिनेंट बीड इन व्हीट द केमिकल रिक्वायरमेंट विल बी, यानी यदि गेहूं में गेहूंसा खरपतवार हावी है तो रसायन की आवश्यकता होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के लिए। ये बोल रहा है कि गेहूं जो फसल है जिसको हम व्हीट कहते हैं, उसमें गेहूंसा एक खरपतवार होता है जिसको हम फ्लेरिस माइनर इसका बॉटेनिकल नेम होता है, ठीक है। तो गेहूंसा जिसको हम गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा भी कहते हैं, उसको अगर हमको कंट्रोल करना है तो रसायन जो हम प्रयोग करेंगे, जो केमिकल हम प्रयोग करेंगे जिससे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसकी कितनी मात्रा हमको आवश्यक होगी, ये इस प्रश्न में टोटल बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि फ्लेरिस माइनर के कंट्रोल के लिए हम आइसोप्रोटेरोन का प्रयोग करते हैं और इसकी जो रेट होती है वो होती है 0.75 kg। AI का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे ये सही आंसर होगा, इसको आपको याद रखना है। और क्या हुआ है कि फ्लेरिस माइनर का हम काफ़ी टाइम से आइसोप्रोटेरोन से ही कंट्रोल कर रहे थे, तो अब क्या हुआ है कि फ्लेरिस माइनर जो है, गेहूंसा जो है, वो आइसोप्रोटेरोन के प्रति काफ़ी रेजिस्टेंस, उसने एक कैपेबिलिटी उसके अंदर आ गई है, एक क्षमता उसके अंदर आ गई है। तो अब हम जो है फ्लेरिस माइनर का कंट्रोल हम सल्फोसल्फ्यूरॉन से भी करते हैं। इसको आप याद रखिएगा, सल्फोसल्फ्यूरॉन। इसकी जो डोज होता है वो होता है 20 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। या मैट सल्फ्यूरॉन का भी हम प्रयोग करते हैं, मैट सल्फ्यूरॉन। ये दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी जो डोज होता है इसका, इन दोनों केमिकल से हम फ्लेरिस माइनर का कंट्रोल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा पॉइंट बनता है।
और अगर वो पुराना ही क्वेश्चन पूछे, जैसे आइसोप्रोट्यूरॉन का ही पूछे, तो डोज याद रखिएगा 0.75 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। और अगर वो टाइम पूछे किस टाइम में अगर हम प्रयोग करते हैं, तो बुआई के यानी कि सोइंग के 30 से 35 दिन बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी अच्छे ये पॉइंट्स हैं आपकी परीक्षा के लिए, जिनको आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और बनता है, प्लांट स्पेसिंग से क्वेश्चन पूछता है व्हीट का। तो याद रखिएगा 22.5 गुणा 10 सेंटीमीटर हम प्लांट स्पेसिंग रखते हैं। काफ़ी अच्छा बनता है ये क्वेश्चन। तो रो से रो की जो डिस्टेंस होती है वो 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं, और प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस होती है वो 10 सेंटीमीटर हम रखते हैं। तो याद रखिएगा ये इरिगेटेड कंडीशन के लिए स्पेसिंग होती है। कई सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है, आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण बनता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे बात हो रही है, द 4 विंग्स इन ग्रासहॉपर आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेदरी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज। यानी कि टिड्डे में अगले पंख चमड़े के समान रूपांतरित हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, आंसर है टैगमीना। याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे बात हो रही है, एडल्ट्रेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विथ आर्जिमोन मैक्सिकाना सीड ऑयल कॉज्ड इन दी रिसेंट। यानी कि सरसों के तेल में अगर हम सत्यानाशी के बीज से निकाले गए तेल की मिलावट से उत्पन्न हो जाता है। यानी कि सरसों का तेल है, अगर गलती से उसमें सत्यानाशी एक खरपतवार होता है उसका बीज मिक्स हो जाए सरसों के बीज में, और दोनों का बीज मिक्स हो गया और उनसे तेल निकाला गया है, तो जो सत्यानाशी का बीज था उसका तेल, उसके बीज का तेल भी जो सरसों है उसके तेल में मिक्स हो गया है। तो उससे एक समस्या उत्पन्न होती है, अगर उस तेल का कोई व्यक्ति सेवन करता है, उसका उपयोग करता है, उसको खाता है, तो ड्रॉपसी नाम की एक समस्या हो जाती है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द फास्टेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ मैसेज इन दी विलेज इज। यानी कि गांव में संदेश संप्रेषण की त्वरित विधि है। ये इस प्रश्न में बात कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट इसके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि अगर गांव में हमको कोई मैसेज को बहुत जल्दी से पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमको अगर पहुंचाना है, तो सबसे अच्छी मेथड जो मानी जाती है वो मानी जाती है रेडियो। ठीक है। क्या होता है, बहुत से जो किसान लोग होते हैं गांव में, या जो दैनिक मजदूर होते हैं, तो खेत पे वो टीवी नहीं ले जा सकते ना, तो रेडियो एक ऐसी चीज़ होती है जो हर जगह अवेलेबल होती है गांव में, और वो उस इम्प्लीमेंट को आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और कहीं भी आप उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा आंसर माना जाता है रेडियो। अगर गांव में हमको किसी भी संदेश को एक अच्छी इन्फ्लुएंसी के साथ पहुंचाना है, तो हमारा जो सही आंसर होता है वो होता है रेडियो। याद रखिएगा आप इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पैगिंग इन ग्राउंडनट रिफर्स टू। यानी मूंगफली में पैगिंग, ये पैकिंग नहीं है, ये है पैगिंग, पैगिंग जिसको हम खूंटी भी बोलते हैं, पैगिंग का तात्पर्य होता है। तो जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। आंसर इसका जो होगा वो होगा एंटरिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवरी इन सॉइल। याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बात हो रही है, माइटोसिस इज रिलेटेड टू। यानी समसूत्री विभाजन से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही आंसर यही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे बात हो रही है, इन एप्पल द एडिबल पार्ट इज। यानी सेव में खाने वाला भाग होता है। यानी जो सेव फल होता है, सेव फल भी हम इसको कह सकते हैं, कहते ही हैं, सेव फल में जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या कहलाता है या क्या होता है, ये इस प्रश्न में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा थैलेमस। याद रखिएगा। और एप्पल जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है पॉम, ये भी आप याद रखिएगा। और जैसा कि मैंगो से पूछता है, मैंगो का जो एडिबल पार्ट्स होता है, खाने योग्य जो भाग होता है, उसको हम मीजोकार्प कहते हैं, मीजोकार्प कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछता है एग्जाम में। और पपाया का, सपोटा का, इनका भी मीजोकार्प ही होता है खाने योग्य भाग। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको क्लियर रखना है इनको, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ड्यूरिंग द डे टाइम मोस्ट प्लांट गिव्स, यानी कि दिन के समय अधिकांश पौधे देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा वाटर एंड ऑक्सीजन, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज सिग्निफिकेंट व्हेन, यानी विस्तार कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है जब। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, एक्सटेंशन का ये प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेजॉरिटी ऑफ विलेजर्स पार्टिसिपेट, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी एक्सटेंशन का कार्यक्रम है जिसको हम हिंदी में विस्तार कार्यक्रम बोल सकते हैं। विस्तार कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण कब होगी? लोगों की जो भागीदारी महत्वपूर्ण तब होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव के लोग हैं वो किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कार्यक्रम में वो भाग लें, पार्टिसिपेट करें। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये सब पॉइंट मेरी तरफ से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे चलते हैं, बात करेंगे आज के प्रश्न की। इससे पहले हम बात करेंगे, प्रीवियस वीडियो में एक आपसे प्रश्न पूछा गया था जिसका जवाब आपने कमेंट में भी दिया था। जानते हैं उसका क्या है सही आंसर। प्रश्न था IADP कब शुरू किया गया था, ये प्रश्न था। और IADP का पूरा नाम है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। याद रखिएगा, डी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। काफ़ी स्टूडेंट्स डी को डिस्ट्रिक्ट ना समझ के डेवलपमेंट समझ लेते होंगे, जो कि गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, IADP में जो डी है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। कई सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है, ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट भी देता है और डेवलपमेंट भी देता है। तो याद रखिएगा, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये आया था खरीफ 1960 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1960, याद रखिएगा इसको। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है, और इसका जो सही आंसर होगा उसको फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है NARS स्टैंड्स फॉर, यानी NARS का अर्थ है, इसका पूरा नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सही आंसर है, इसको आपको कमेंट में बताना होगा। तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साथ ही अगर अभी तक आप एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।